Hello dear students, welcome back to the video lecture of CK Coaching. This is lecture number 4 of Rise of Nationalism in Europe, जिसको हमने काफ़ी 3 पार्ट में कवर किया था. Today is the last part of this video. Today in this part of a video we are going to discuss the visualizing of the nation, इस वाले टॉपिक को. And to understand this we'll understand कि visualization basically था क्यों और क्यों नेशन को विजुलाइज करा गया था. नाउ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि विजुअलाइजेशन ऑफ अ नेशन या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज एम्पायर दो अलग अलग बातें होती हैं. मतलब एम्पायर को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैचू बना सकते हैं, बट हाउ डू वी गिव द फेस टू अ नेशन. हम नेशन को किसी भी तरीके से हम फ्लैग के फॉर्म में तो आइडेंटिटी दे सकते हैं, बट हम उसको पर्सोनीफाई कैसे करें. आर्टिस्ट जो थे 18th एंड 19th सेंचुरी का, उन लोगों ने पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन के लिए एक बेसिक आइडिया निकाला. इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी जो इमेजिनेशन है अबाउट अ कंट्री या फिर कंट्री का फीचर्स या फिर कंट्री की जो भी विशेषताएं हैं उसको उन लोगों ने एक फीमेल फिगर्स के नाम पे पर्सोनिफाई करना चालू करा. एंड बेसिकली जो भी फीमेल फिगर का नाम या फिर वो लोग जो भी पोर्ट्रे यूज़ करते थे उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था. वो पर्टिकुलरली किसी विमेन को सिग्निफाई नहीं करता था. वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जो कि जिस पे कंट्री बेस्ड होती है या फिर जो एज अ कंट्री वो जिस आइडिया पे फॉर्म होती है. सो बेसिकली जब पोर्ट्रे की बात आई तो फीमेल फिगर्स को ही एज एन एलिगरी फिगर ऑफ अ नेशन सिग्निफाई करा गया था. एंड ये चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कुछ आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस या हम कह सकते हैं रिपब्लिक, ऑल दिस आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और या फिर सिंपल. एंड इसके बाद जो भी एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी का, जैसे कि रेड कैप और अ ब्रोकन चेंज, लेकिन जस्टिस का जिस तरीके से हम देख सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ अ वेइंग स्केल. सो ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई आर्टिस्ट के फॉर्म पे. एंड इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ड्यूरिंग अ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस ने अपनी एक फीमेल एज अ कंट्री, उन लोगों ने फ्रेंच पीपल ने क्रिस्टियाना मेरियाना, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम को अपने एलिगरी फिगर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करा. और उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई, जैसे कि लिबर्टी रिपब्लिक के लिए रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेड को यूज़ करा गया था. स्टैचू ऑफ मेरियाना को फिर लोगों ने पब्लिक स्क्वायर्स एंड बाकी पब्लिक प्लेसेस में भी इरेक्ट कर दिया, ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी या फिर सिंबल ऑफ यूनिटी के फॉर्म पे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए. एंड इनफैक्ट इस चीज़ को कॉइन्स एंड स्टैम्प में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करा गया. इसी तरीके से जर्मनी का एक एलिगरी फिगर हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो है जर्मेनिया. अगेन अ वुमेन या फिर हम बोल सकते हैं वुमेन एलिगरी फिगर. इस चीज़ में जर्मेनिया ने वेयर करा है क्राउन लीव्स, जो कि एक सिंबल है क्राउन ओक, जर्मन ओक विच स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है. एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी शुड बी रिमेंबरिंग द नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. अब अंडरस्टैंड दिस कि हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब हमने नेशनलिज्म को एक स्वाइपिंग फोर्स बताया था जिसने एंटायर कॉन्टिनेंट जो कि यूरोप है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करा था. किस तरीके के चेंजेस, इफ़ यू रिमेंबर, तो यूरोप में सबसे पहले तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, एक रिच इस्टेब्लिशमेंट होती थी. उस चीज़ को हटा के एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर हम बोल सकते हैं टू ब्रिंग दी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनलिज्म आया था. बट धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता गया. So during the period, a nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go for a war. अब लोगों के अंदर क्या हो गया ना कि impatience काफ़ी ज़्यादा हो गए थे by the end या फिर लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी. और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मेजर यूरोपियन पावर ने. उन लोगों की इस नेशनलिज्म या नेशनल सेंटिमेंट्स या एस्पिरेशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करा और नेशनलिज्म अब बन गया था इम्पीरियलिज्म यानी वॉर के थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन. एंड इस चीज़ का मोस्ट सीरियस एग्जांपल या फिर हम सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिलता है 1871 यूरोप में. एंड एक पर्टिकुलर स्पॉट या रीजन जिसको हम बल्कान रीजन्स बोलते हैं. बल्कान रीजन आज के डेट में ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो पहले बल्कान रीजन्स के नाम पे जाना जाता था, जो है प्रेजेंट डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोना एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. उस टाइम पे ये जो कंट्री है या इनके जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको स्लेब्स, SLAVS, स्लेब्स के नाम से भी जाना जाता था. अब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो बल्कान रीजन का था
वो ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, राइट. सो द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्खान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोमांटिक एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. ये लाइन बहुत अच्छे से समझना है हमें कि एक तो नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ऑटोमन एम्पायर विच वाज अ मुस्लिम एम्पायर, इस चीज़ से लोग काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड फील करने लगे. और इसी चीज़ का ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए मॉडर्नाइजेशन या इंटरनल रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा किया था, बट इस चीज़ का फ़ायदा यूरोपियन जो भी मेजर पावर था उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और उन लोगों ने लोगों को इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा उकसाया कि क्लेम के थ्रू कि तुम लोगों के पास बल्खान रीजन के जो भी लोग थे उसमें मेजर यूरोपियन पावर जो कि इस चीज़ को कैप्चर करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज था, उन लोगों ने उकसाया कि तुम लोगों की नेशनल आइडेंटिटी ये नहीं है, ना ही तुम्हारी हिस्ट्री ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी. मतलब यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमन एम्पायर, यू वर इंडिपेंडेंट, बट नाउ यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू द फॉरेन पावर्स. अब इस तरीके से रिबिलियन नेशनलिस्ट बल्खान रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, या फिर उनका स्ट्रगल्स या फिर अटेम्प्ट्स टू लूज़ देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक देयर लॉन्ग लास्टिंग इंडिपेंडेंस ये चालू हो गया. एंड इस वजह से बल्खान रीजन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव, या हम बोल सकते हैं उस टाइम पे यूरोप में ये जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया. एंड बल्खान स्टेट बेसिकली उनमें एक पिकुलर फीचर भी था कि ये जितने भी स्टेट्स थे, बल्खान स्टेट्स जो बल्खान रीजन में बिलोंग करते थे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जेलसी में रहते थे, एक दूसरे से टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए हमेशा कभी भी रेडी टू गो वॉर सिचुएशन में रहते थे. एंड मैटर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया कि एक बिग राइवलरी पावर्स जो है यहाँ पे खड़ी हो गई, और इच पावर्स का नाम था रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी. एंड ये सारी रीजन्स अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए और इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि फर्दर ये रीजन में ये एक सीरीज़ ऑफ वॉर चालू हो गया. एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस रीजन में इस वजह से हुआ था. एंड इफ़ यू कैन रिमेंबर कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था जब वो एक मोनार्कियल के अंडर था. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि व्हेन नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर मैनिपुलेटेड, इट लेड टू द इंपीरियलिज्म एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर बिगिन टू अपोज फॉर द इंपीरियल डोमिनेशन. एंड इस तरीके से अलग अलग रीजन में एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स भी चालू है, और यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म नाउ रेप्लिकेटेड फॉर द पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. इसका मतलब ये है कि अब नेशनलिज्म जिस आइडिया से इस चैप्टर को स्टार्ट करा गया था या फिर प्रोपगेट करा गया था वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुका था. एंड इस तरीके से नेशन स्टेट का आइडिया अब नेचुरल एंड यूनिवर्सल होते साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन के साथ चलने लगा. एंड इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.